हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डेप्थ स्टडी। आएंगे जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर मैट्रिक्स, जिसको हम आव्यूह बोलते हैं। ये चैप्टर नंबर 3 है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी हम बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसलिए इस चैप्टर से जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन भी इस चैप्टर से आता है। जैसे कि इस चैप्टर में आगे आपको ऑपरेशंस पढ़ाएंगे तो उसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है और 100% आता ही आता है इस चैप्टर से। और साथ ही साथ जब तक आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे, उसके अगर आपको ये चैप्टर नहीं आएगा तो उसके बाद जो 4 चैप्टर है आपका सारणिक, वो भी आपको नहीं आ पाएगा। इसलिए सबसे पहला जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर 3 यानी कि आव्यूह। अब इस चैप्टर में जो है वो हम आपको काफी सारी चीजें बताएंगे। पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे, इसके टाइप्स बता देंगे मैट्रिक्स के क्या है, और फिर उसके बाद इसकी एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। आज का पार्ट 1 है, इसमें हम आपको इसके टाइप्स बताएंगे। उसके बाद रेगुलर ये क्लास चलता रहेगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर आव्यूह। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको हम बताएंगे आव्यूह के प्रकार क्या होते हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको एक चीज बता देते हैं। इसमें आप 2 चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज आप पढ़ेंगे इसमें पंक्ति, ठीक है, और पढ़ेंगे आप रो, यानी पंक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं, पता होना चाहिए आपको। और दूसरी चीज आप इसमें पढ़ेंगे कॉलम। ठीक है, कॉलम यहाँ पे मैंने लिख दिया है कॉलम, जिसको हम बोलते हैं स्तंभ। ठीक है, तो इसमें 2 चीजें आप पढ़ेंगे, पंक्ति और स्तंभ। 2 चीजें इसमें है और पूरा ही जो कॉन्सेप्ट है वो इसी के बेस पर है। आपको समझना होगा सबसे पहले रो और कॉलम होता क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो। सबसे पहले इसमें आप देखिए, जो यहाँ पर जो मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आव्यूह किस टाइप से लिखा होगा। ये हमने इस तरीके से एक बड़ा ब्रैकेट बनाया है और हमेशा जो है वो कोई भी आव्यूह हो वो इसी ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है ABC और मैंने यहाँ पर लिख दिया है DEFGHI, मैंने ये लिख दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये क्या है? एक आव्यूह। और ये आव्यूह बना कैसे है? ये मैंने बड़ा जो ब्रैकेट लगाया है, और तो ये क्या बन गया? ये हमारा क्या बन गया है? मैट्रिक्स, यानी कि एक आव्यूह बन गया है। और इसमें आप ये बात याद रखें, काफी बच्चे से मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं। तो कॉमा आपको नहीं लगाना है, कॉमा लगाना बिल्कुल नहीं है। क्या करना है? ये आपको थोड़ा सा डिस्टेंस, इनकी जो बीच की जो डिस्टेंस है ये थोड़ी सी आप बना के रखें, जिससे कि पता चल सके कि ये जो चीजें हैं वो बिल्कुल अलग अलग है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बात आती है पंक्ति और स्तंभ की, यानी कि जो पंक्ति है यानी रो जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, और स्तंभ को कॉलम। ये बात आप याद रखें क्योंकि सिंबल जरूरत पड़ेगा हमको आगे। तो पंक्ति और स्तंभ होता क्या है? सबसे पहले जो लेटी वाली लाइन होती है, ठीक है, ये जो लेटी वाली लाइन है, ये वाली, तो ये क्या कहलाती है? हमारी रो कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर अगर ये लाइन करें तो ABC, ये क्या है? ये हो गई रो 1 हो गई, यानी कि R से डिनोट किया। क्यों? क्योंकि इसको इंग्लिश में रो बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा? रो 2 हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम इस वाली रो की बात करें तो ये क्या हो जाएगी? रो 3। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो आप हिंदी में बोल सकते हैं। ये क्या है? प्रथम पंक्ति है, ये द्वितीय पंक्ति है और ये तृतीय पंक्ति है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कॉलम की। कॉलम क्या होता है? अब यहाँ पर देखिए, कॉलम को इंग्लिश में बोलते, सॉरी हिंदी में बोलते हैं हम स्तंभ। स्तंभ का मतलब क्या होता है? खंबा, यानी कि पिलर आप बोल सकते हैं। और पिलर क्या होता है? वो हमेशा क्या होता है? खड़ा होता है। क्या होता है? खड़ा हुआ होता है, बिल्कुल स्ट्रेट। तो इसका मतलब क्या है? ये जो खड़ी वाली चीज है, ठीक है, ये वाली जो खड़ी वाली चीज है वो क्या है? हमारी कॉलम है। जैसे कि अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा कॉलम 1, इसकी बात करें तो ये हो जाएगा कॉलम 2, और इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा? कॉलम 3। तो आई होप माय डियर फ्रेंड्स आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि पंक्ति और स्तंभ यानी कि रो और कॉलम क्या होता है। अगर अभी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, दिक्कत की कोई बात नहीं है। समझा एक बार आपको फिर से बता देते हैं। जो ये लेटी वाली लाइन है, आप इसके थ्रू भी याद कर सकते हैं। ये जो लेटी वाली लाइन है, ये जो ये लेटी वाली है, इनको मैं क्या बोलूंगी? इनको आप क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे। जैसे कि पहली है तो आप रो 1 बोल देंगे, दूसरी है तो रो 2 बोल देंगे, तीसरी है तो रो 3 बोल देंगे। इस टाइप से जितनी भी रो होंगी, लेकिन ये याद रखना जो लेटी वाली होंगी वो क्या कहलाएंगी? रो हमारी कहलाएंगी। और जो खड़ी वाली होंगी, आप इससे याद रख सकते हैं, स्तंभ का मतलब क्या होता है? खंबा, वो हमेशा क्या होता है? खड़ा रहता है। तो आप खड़े से याद रख सकते हैं। जो खड़ी वाली जो लाइनें होंगी, ठीक है, जो स्ट्रेट होगी बिल्कुल, वो क्या होंगी? कॉलम होंगी। तो आई होप अब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताएंगे इसके टाइप्स क्या होते हैं, यानी कि जो मैट्रिक्स है आव्यूह के प्रकार, एक एक आपको एक एक करके बताएंगे। अगर आप इनको अच्छे से समझ लेते हैं तो आप बहुत ज्यादा आसान तरीके से आगे आने वाली एक्सरसाइजेस को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है? स्तंभ आव्यूह। सबसे पहला टाइप यही है हमारा आव्यूह का, स्तंभ आव्यूह। हमने आपको बताया ही है कि स्तंभ का मतलब क्या होता है? पिलर। ठीक है, तो पिलर क्या होता है? वो हमेशा खड़ा हुआ होता है। तो इसका मतलब क्या है? जो भी हमारे आव्यूह में, जो भी हमारे जो इस तरीके से जो खड़ी वाली, जिसको हम इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं, ठीक है, जो भी हमारा खड़ा हुआ आव्यूह होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा स्तंभ आव्यूह कहलाएगा। तो आप इसको इंग्लिश में कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली यही लिखा हुआ है कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो तो वो क्या कहलाएगा? स्तंभ आव्यूह। देखिए सिंपली यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल भी रखा है। मान लीजिए ये कोई आव्यूह है, ये देखिए इस तरीके से जो खड़ा हुआ लिखा हुआ, मैंने आपको बताया था। अगर ये क्या है, इसको हम क्या कहेंगे? केवल C1 कहेंगे। सी का मतलब क्या है? यहाँ पर कॉलम, और 1 का मतलब क्या है? ये पहला कॉलम है। अगर इसके आगे जैसे यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर कॉलम 2 बोल देते हैं, यहाँ पर हम कॉलम 3 बोल देते हैं। बट यहाँ पर क्या है? केवल एक कॉलम है। एक कॉलम का मतलब क्या है? केवल एक ही स्तंभ है यहाँ पर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? C1, या आप कह सकते हैं कॉलम 1 है। अब इसी तरीके से एक देखिए, एक ये आव्यूह बना रखा है, तो इस आव्यूह में भी देखिए केवल एक ही कॉलम बना रखा है। अगर हम यहाँ पर दूसरा यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ पर मैं लिख दिया 1 2 3 और यहाँ पर लिख दिया 3 6 8, मान ली मैंने ये आव्यूह लिख दिया। अब इसमें क्या है? अगर कॉलम की बात आती है तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? कॉलम 1 हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा? कॉलम 2 हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा? कॉलम 3 हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में ये आ गया होगा कि स्तंभ आव्यूह यानी कि जो हमारा कॉलम है वो क्या होता है। अब इसके बाद मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जो रो कॉलम दोनों ही बता दिए थे, तो यही हमारे 2 टाइप है। तो पहला तो टाइप यही हो गया स्तंभ आव्यूह। अब इसके बाद देखिए दूसरा टाइप हमारा क्या है? पंक्ति आव्यूह। पंक्ति के बारे में भी मैंने आपको बताया। पंक्ति का मतलब क्या होता है? रो होता है। क्या होता है? रो होता है। आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम डिनोट करेंगे इसको R से। ठीक है, तो पंक्ति आव्यूह क्या होता है? जाहिर सी बात है, नाम में ही है पंक्ति, तो जो भी हमारी पंक्ति होगी आव्यूह में वही क्या कहलाएगी?
ये हमारा पंक्ति अवयव कहलाएगा। जैसे कि मैंने जो ये एग्जांपल लिखा था, तो अगर हम इसी में बताएं तो ये वाली लाइन क्या होगी, जो पड़ी वाली लाइन होती है, जो लेटी वाली लाइन होती है, वही क्या होती है, रो होती है। जैसे कि अगर इसकी बात करें तो ये पहली रो होगी, और अगर इसकी बात करें तो ये दूसरी रो होगी। अब यही भी इसी तरीके से हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख दिया सिंपली लैंग्वेज में कि ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो तो वो पंक्ति अवयव कहलाएगा। एक लिखा हुआ है ना, तो इसलिए मैंने क्या किया, एग्जांपल में केवल एक ही रो लिख रखी है। देखिए ये भी एक रो हो गई है, लेटी हुई है ना, और ये भी एक रो होगी। ये बात आप फिर से बता रहे हैं, याद रखिए कि जो अवयव होगा उसको हमेशा इस तरीके से बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और साथ ही साथ इनके बीच में जो कॉमा है उसको नहीं लगाएंगे। अब ये तो दो टाइप हो गए हमारे, पहला स्तंभ अवयव, दूसरा पंक्ति अवयव। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब तीसरा हमारा टाइप है विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव क्या होता है? अब विकर्ण का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर एक बना दिया है, स्क्वायर बना दिया है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसका विकर्ण क्या है, हम यहाँ पर लिख देते हैं ABCD। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट है तो आपको तो चीज पता ही होगी। जैसे मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर बना दिया, यानी कि वर्ग बना दिया। अगर आपसे कोई पूछे इसका विकर्ण क्या है, तो विकर्ण आप क्या करेंगे, जो साइड वाले कोने होते हैं उनको आपस में जोड़ देंगे, तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, BD। अगर आप यहाँ से जो इसको कनेक्ट करेंगे तो ये AC, यानी कि इसके विकर्ण क्या हो जाएंगे, एक तो AC हो जाएगा और एक हो जाएगा BD हो जाएगा। तो सेम यहाँ पर चीज यही है। विकर्ण का मतलब क्या होगा, जो इस तरीके से साइड में अवयव बनाएगा, यानी इस कोने से इस साइड वाले कोने तक बनाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, विकर्ण अवयव कहलाता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर एक चीज यही रहेगी, जैसे कि ये देखिए एक विकर्ण ये बनना, यहाँ पर ये एग्जांपल में लिया गया है, ये अब यहाँ पर आपको समझना होगा, ये क्या है, रो 1 है, ठीक है, ये क्या है हमारी रो 2 है, ये क्या है हमारी रो 3 है। अब अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, कॉलम 1 है, ये क्या है, कॉलम 2 है, और फिर उसके बाद ये क्या है, हमारा कॉलम 3 है। अब यहाँ पर देखिए हमने आपको इसके एग्जाम्पल के थ्रू बताया, जो भी हमने स्क्वायर बनाया था, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपने मिला दिया था, तो यही हमारा हो गया था विकर्ण। ऐसे ही मैंने ये वाला पॉइंट मिला दिया और इसको इस वाले पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। विकर्ण का मतलब क्या है, जो हमारा जो साइड वाली चीज है उसको हमने आपस में कनेक्ट कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पर, और जो बाकी के इसमें एलिमेंट्स रहेंगे, यानी जो बाकी के अवयव रहेंगे किसी भी हमारे विकर्ण में, तो उनको उनका क्या हो जाएगा, वो शून्य होंगे, और बाकी जो हमारा विकर्ण बना हुआ केवल उसी में डिजिट्स रहेंगे, और बाकी जो हमारी एलिमेंट्स है वो कैसे रहेंगे, शून्य रहेंगे। जैसे कि इसमें लिख भी दिया है, ये मान लो 2, 3 और 5, ये एक विकर्ण बन गया है, और इसमें देखिए बाकी जो एलिमेंट्स है जो बचे हुए जिनका विकर्ण नहीं बन रहा है, वो क्या वहां पर सब शून्य है। तो इस तरीके का अवयव क्या कहलाएगा, विकर्ण अवयव कहलाएगा। एक मैं और एग्जाम्पल से बता देती हूँ। यहाँ पर ये देखिए मैंने एक बना लिया, एक मैं 2 × 2 का बनाती हूँ, तो 2 × 2 का यहाँ पर लिख दिया 2, 0, 0, 5। तो अगर आप इसमें पूछें कि इसमें विकर्ण अवयव क्या है, तो ऑब्वियसली ये वाला, ये क्या हो जाएगा, हमारा एक विकर्ण अवयव हो जाएगा। बाकी देखिए जो ये जो एलिमेंट बचे हुए हैं, एलिमेंट का मतलब है अवयव, तो ये जो बचे हुए हैं ये क्या है, शून्य है, यानी कि 0 है। तो इस तरीके का अवयव क्या कहलाएगा, हमारा विकर्ण अवयव कहलाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक चीज और यहाँ पर छूट गई है, बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर कोई 3 यानी कि A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 और C3 इस तरीके के मैंने बना लिया एक अवयव। अगर आपसे कोई पूछे कि ये किस कोटि का अवयव है, तो आप क्या कहेंगे, ये देखिए ये क्या है, रो 1 है, ये क्या है, रो 2 है, ये क्या है, हमारी रो 3 है, ठीक है। ऐसे ये क्या है, हमारा कॉलम 1 है, ये क्या है, हमारा कॉलम 2 है, ये क्या है, हमारा कॉलम 3 है। अगर कोई पूछे इसकी हम कोटि बताई, तो बहुत ज्यादा कोटि भी बहुत ज्यादा आसान है। ये कितनी है, 1, 2, 3, तो यहाँ पर मैंने 3 लिख लिया, और ये क्या है, 1, 2, 3, तो ये क्या हो गया, 3 × 3 का अवयव है, ठीक है, यानी 3 × 3 का ये अवयव है। 2 × 2 का अवयव होता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया A1, A2, B1, B2, तो इसमें क्या है, 2 ही कॉलम है और 2 ही यहाँ पर क्या है, रो है, तो ये क्या हो जाता है, 2 × 2 का। इसी तरीके से आगे हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप कोटि निकाल सकते हैं, इससे भी क्वेश्चन हमारे पुटअप होते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले आपको बताया स्तंभ अवयव, उसके बाद बताया पंक्ति अवयव, अब उसके बाद बताया विकर्ण अवयव। अब उसके बाद बात आती है हमारी अदिश अवयव की। अब भाई ये अदिश अवयव क्या होता है समझाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसे अवयव जिनके मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो और अन्य सभी अवयव शून्य हो, अदिश अवयव कहलाते हैं। जैसे कि आपने अभी विकर्ण अवयव पढ़ा, सेम ऐसा ही रिलेट करता है हमारा अदिश अवयव। कैसे, इसमें क्या होगा, विकर्ण अवयव में क्या था, ये वाले जो एलिमेंट्स है वो अलग अलग थे, ठीक है, अलग अलग का मतलब बिल्कुल डिफरेंट थे, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है। बट अदिश अवयव में क्या होगा, ये जो हमारा विकर्ण बनेगा इसमें जो सभी अवयव होंगे वो कैसे होंगे, सेम होंगे। जैसे कि मान लिया ये एक, अगर ये 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, ये भी 2 होना चाहिए, और इसमें ये चीज कॉमन रहेगी, ये जो बाकी के जो एलिमेंट्स है वो 0 ही रहेंगे। बस इसमें डिफरेंस थोड़ा सा क्या हो जाएगा कि जो हमारा विकर्ण बन रहा है वो हमारा क्या होगा, सेम रहेगा। अब आप इसमें देखिए ये क्या है, हमारा अदिश अवयव जो हमने आपको भी बताया वो क्या है, इसका एग्जांपल है। इसमें क्या है, देखिए जैसा हमने लिखवाया सेम वैसे ही कि इसके जो विकर्ण हमारा बनेगा उसमें जो सभी एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, सेम होंगे। जरूरी नहीं है इसमें 3, 3, 3 ही हो, कुछ भी एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा, सेम होगा। मान लिया यहाँ पर अगर 2 भी हुआ, इसलिए क्या होगा 2 होगा, या यहाँ पर भी आपको 2 लेना और यहाँ पर भी 2 लेना, यानी कि जो भी हमारा अवयव होगा वो क्या होगा, विकर्ण में सेम रहेगा। सेम का मतलब जो भी डिजिट यहाँ पर होगी वही डिजिट तीनों में विकर्ण, पूरे विकर्ण में होगी, और बाकी एलिमेंट्स क्या होगा, 0 ही रहेगा। तो आई होप आपको अदिश अवयव भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा तत्समक अवयव, जिसको हम इकाई अवयव भी बोलते हैं। जैसे कि नाम से इकाई का मतलब क्या होता है, एक होता है, आप याद रखें, इकाई का मतलब एक, जिसको हम तत्समक अवयव भी कहते हैं। ये बहुत ज्यादा आसान है। इसमें क्या होगा, कोई भी जो हमारा अवयव होगा उसमें क्या होगा, विकर्ण में एक होगा। जैसे कि यहाँ पर क्या है 3, 3, 3 था, हमने यहाँ पर देखिए लिया था मैंने 3, 3, 3। अब यहाँ पर इकाई अवयव में, इसमें जो इकाई अवयव है इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1, 1, 1, और बाकी सब जैसा है वो 0 रहेगा। विकर्ण में बस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, वही क्या कहलाएगा, हमारा इकाई अवयव कहलाएगा। ये देखिए एग्जांपल भी लिखा हुआ है, ये क्या है, ये 2 × 2 का अवयव बना हुआ है, ये देखिए 1, 1, 1 है, ये देखिए 3 × 3 में भी 1, 1, 1 है, और बाकी सब क्या है 0 है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा इकाई अवयव कहलाएगा। उसके बाद क्या है, वर्ग अवयव। वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्ग का देखिए मतलब होता है स्क्वायर। क्या होता है, स्क्वायर। स्क्वायर पता ही होगा सभी को क्या होता है, ये इस तरीके से स्क्वायर बनाते हैं जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और किसी भी चीज का हम स्क्वायर किस तरीके से
कर, जैसे मैंने मान लिया 2 का स्क्वायर, इसी तरीके से स्क्वायर बनाते हैं तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4 हो जाता है। तो वर्ग अवयव भी बहुत ज्यादा आसान है। इसमें क्या होता है कि ऐसे अवयव जिनमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होती है वही क्या कहलाते हैं, हमारे वर्ग अवयव कहलाते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे 2 लिख रखे हैं। एग्जांपल ये लिखा है 2 रो 1, ये क्या है हमारी रो 1 और ये क्या हमारी रो 2। तो इसमें क्या है 2 1 और 3 4 ये लिखा है। अगर कॉलम के अकॉर्डिंग आप पढ़ना चाहें तो ये वाला हमारा क्या है कॉलम 1। तो आप किस तरीके से इसको पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे कॉलम 1 में 2 3 और ये कॉलम 2 में 1 4। अगर आप रोज के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहें तो भी पढ़ सकते हैं। रो 1 में आप पढ़ेंगे 2 1 और रो 2 में पढ़ेंगे आप 3 4। इस तरीके से आप पढ़ भी सकते हैं किसी अवयव को। तो इसमें क्या है, ये क्या है, इसमें रो कितनी है 1 2, कितनी रो है 2 है, ठीक है। और कॉलम भी कितने हैं 1 और 2, यानी कि यहाँ पर कॉलम भी हमारे कितने हैं 2 और रो भी हमारी कितनी है 2 है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है हमारा एक वर्ग अवयव है। अभी जो मैंने आपको बताया ये स्क्वायर करने पे इससे रिलेट नहीं करता है, बट आपको एक नॉलेज के बता दिया। बट वर्ग अवयव क्या होगा हमारा, जिसमें हमारी रो और कॉलम इन दोनों की जो संख्या है वो एक सी होगी, समान होगी, वही हमारा क्या कहलाएगा वर्ग अवयव कहलाएगा। जैसे यहाँ पर ये एबीसीडी लिख रखा है, ये देखिए 1 और 2, ये 2 रो हो गई और ये 1 और 2 2 कॉलम हो गई। इसका मतलब क्या है, दोनों की संख्या एक जैसी है, जितनी रो है इस अवयव में उतने ही यहाँ पर कॉलम भी है, तो इसलिए क्या कहलाएगा हमारा वर्ग अवयव कहलाएगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा शून्य अवयव। शून्य तो बहुत ज्यादा आसान है। इसमें क्या होगा, जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, जीरो होंगे। ये देखिए सारे एलिमेंट्स इसमें क्या है शून्य है। इस तरीके से आप देख सकते हैं जितने भी एलिमेंट्स है वो देखिए सारे R1 R2 R3 C1 C2 C3 जो भी आप इसको पढ़े ये क्या है सब कुछ शून्य है। इसमें भी देखिए 2 क्रॉस 2 वाले में शून्य है, तो इसलिए क्या कहलाएगा शून्य अवयव कहलाएगा। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जो 8 पॉइंट है, जो हमारा 8 टाइप है अवयव का, वो क्या है समान अवयव। अब ये समान अवयव क्या होता है, बहुत इजी है। ऐसा अवयव जिनकी कोटि समान है और प्रत्येक अवयव दूसरे के संगत अवयव के समान हो, समान अवयव कहलाता है। इसका मतलब ये है, मान लिया कोई भी आपने अवयव लिखा, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख लिया A1 A2 और यहाँ पर मैंने लिख लिया B1 B2। आई होप आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल तो हो ही रहा होगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये लिख लिया और यहाँ पर मैंने लिख लिया है 1 2 3 और 4 ये लिख लिया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कोटि शब्द आया है। कोटि का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, थोड़ा सा क्लास में पहले मैं बताया था। कोटि का मतलब क्या है, जो भी पहले आप रो लिखेंगे, आपको आगे हम फॉर्मूला भी लिखवा देंगे, रो इंटू कॉलम, ये होता है कोटि निकालने का फॉर्मूला। यानी कोटि बराबर क्या होगी, रो और कॉलम, यानी पहले जितनी भी आपकी रो है उसको आप काउंट करेंगे और मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और उसके बाद जितनी भी आपकी कॉलम है उस अवयव में वो आप लिखेंगे, वो आपका कॉलम हो जाएगा। जैसे कि अगर हम इस वाले अवयव की बात करें तो इसमें रो कितनी है 1 2 3, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगा 3 और इंटू लगाएंगे, और कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, यानी कि ये अगर अवयव किसका है 3 क्रॉस 3 का ये अवयव है। अब इसकी अगर बात करें कोटि समान होगी, अगर आप देखिए इधर इस वाले अवयव की कोटि देखें तो 1 और 2 दो रो है इसमें और 2 ही क्या है कॉलम है, यानी 2 क्रॉस 2 इधर हो गया और ये क्या है 2 कॉलम है और 2 रो है। ठीक है, इसमें आपको ये चीज याद रखनी है कि पहले आपको रो को लिखना है, उसके बाद आप कॉलम लिखेंगे। ऐसे आप याद रख सकते हैं आरसी, क्या याद रखेंगे आप आरसी। आरसी का मतलब पहले रो लिखेंगे उसके बाद कॉलम। तो देखिए यहाँ पर इसकी भी 2 क्रॉस 2 है और ये भी 2 क्रॉस 2 है, इसका मतलब क्या है दोनों की कोटियां समान है। तो यहाँ पर ऐसे अगर जिनकी भी कोटियां हमारी समान होंगी वो क्या कहलाएंगे, समान अवयव कहलाएंगे। अगर आप इसकी बात करें तो A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, जो भी इसके पास जी, ये क्या है इसका R1 है, ये R1 है, ऐसे ये सॉरी यहाँ पर R1 नहीं गड़बड़ हो गया, ये है कॉलम 1, ये क्या है कॉलम 1, ये क्या है कॉलम 2, ये क्या है कॉलम 2, ऐसे ये क्या है पूरा हमारा R1, ये क्या है हमारा R2, सेम ऐसे यहाँ पर भी रहेगा, ये R1 और ये है हमारा R2। तो A1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, A2 की वैल्यू 2 हो जाएगी, B1 की वैल्यू 3 हो जाएगी और B2 की वैल्यू हमारी 4 हो जाएगी। इसका मतलब जो भी हमारा पोजीशन है, जिस पोजीशन पे होगा उसी जो दूसरा अवयव है उसी पोजीशन के वो इक्वल होगा, यही हमारा क्या कहलाएगा, हमारा समान अवयव कहलाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए हम आपको दिखा देते हैं, ये देखिए यहाँ पर हमने एक एग्जांपल भी लगा रखा है समान अवयव का। ये देखिए यहाँ पर ये भी 2 क्रॉस 2 का है, दो यहाँ पर रो है और 2 यहाँ पर कॉलम है, यानी ये भी हमारा 2 क्रॉस 2 का हो गया है। उसके बाद देखिए ये हमारा क्या है रो 2 यानी 2 रो है और ये क्या है कॉलम, यानी कि ये भी 2 क्रॉस 2 का। इसका मतलब क्या है, ये दोनों अवयव कैसे एक दूसरे के इक्वल है या समान है। ये तो जितने भी टाइप्स थे, कितने आज हमने आपको टाइप पढ़ाया 8 टाइप पढ़ाए, 8 प्रकार आपको बता दिया अवयव के, और यही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से आपके जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है इसी से सॉल्व हो जाएंगे। फिलहाल टाइप्स तो आपके कंप्लीट हो गए हैं और इसमें एक हमने आपको फॉर्मूला बताया, क्या बताया, आगे क्वेश्चन आएगा कोटि निकालने के लिए कि आपको अवयव की कोटि निकालिए, तो आप किस तरीके से निकालेंगे, बहुत इजी है। ये देखिए हमने फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख दिया कि अवयव की कोटि आप कैसे निकालेंगे, पहले रो उसके बाद कॉलम को आप मल्टीप्लाई कर देंगे और आपकी कोटि निकल आएगी किसी भी अवयव की। आप कह सकते हैं अवयव, सॉरी यहाँ पर अवयव नहीं होगा, यहाँ पर अवयव होगा, अवयव की कोटि आप निकालेंगे ना। तो आपको ये यहाँ पर आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, जैसे हमने आपको बताया आरसी, ये आप याद रखिए आरसी। आरसी क्या है, पहले आपको रो को लिखना है उसके बाद कॉलम लिखना है। कुछ बच्चे आप मिस्टेक कर देंगे कि पहले कॉलम लिख देंगे उसके बाद रो लिख देंगे, जो कि आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज को याद रखिए। पॉइंट 1 एक्सरसाइज, इसमें क्या है पहली बात बता देते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक के जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन आपके हैं उनको एक एक क्वेश्चन को इस यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा और अच्छे से डिटेल किया जाएगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। अब देखिए जैसा कि आज मैंने आपको बताया, स्टार्ट कर रहे हैं 3.1। इसका पहला सवाल है हमारा अवयव, ये देखिए दे रखा है पूरा और कहा जा रहा है यहाँ पर कुछ नीचे पॉइंट्स से रखे, उसको आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि ज्ञात करना है। अवयव क्या है ये भी एक बार पढ़कर बता देते हैं। ये लिखा हुआ है, अगर मैंने आपको बताया था रो और कॉलम के बारे में, क्या बताया था, रो और कॉलम के बारे में हमने आपको
बताया था अच्छे से। रो क्या होती है, जो ये लेटी वाली लाइन होती है वो कहलाती है रो, यानी कि हिंदी में बोले तो पंक्ति। और कॉलम क्या होता है, जो खड़ी वाली लाइन होती है। और याद करने की ट्रिक भी आपको बताया था कि कॉलम आप खड़ा वाला कैसे याद रखेंगे। कॉलम को हिंदी में बोलते हैं हम स्तंभ। क्या बोलते हैं, स्तंभ। स्तंभ का मतलब होता है खंबा, यानी कि पिलर। और पिलर कैसा होता है, वो हमेशा खड़ा होता है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि पिलर क्या होगा, हमेशा खड़ा रहेगा। तो यानी जो खड़ी वाली लाइन होगी वो क्या कहलाएगा, हमारा कॉलम कहलाएगा। अगर हम इस आव्यूह की बात करें जो दे रखा है हमें क्वेश्चन में कि इसमें रो क्या है और कॉलम क्या है, तो आपको पहचान लेना होगा कि ये देखिए लेटी वाली जो लाइन है वो क्या है, रो है। अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगी हमारी रो 1। ठीक है, ये पूरी मैं बता रही हूँ 2 5 19 माइनस का 7, ये क्या है पूरी, ये है रो 1 है, यानी कि पहली पंक्ति है। और ये क्या है, इसी प्रकार से ये पंक्ति 2 है तो हमने इसको R2 से लिख दिया। ये क्या है, पंक्ति 3 है। ठीक है, तो और फिर इनकी बात करें, ये क्या खड़े खड़े में क्या है, ये कॉलम। अगर इस वाले की बात करें तो ये कॉलम 1 है, इस वाले की बात करें तो ये कॉलम 2 है, इस वाले की बात करें तो ये कॉलम 3 है, और इस वाले की बात करें तो ये क्या है, कॉलम 4 है। तो आई होप आपको रो और कॉलम में अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, समझ में अच्छे से आ गया होगा कि रो और कॉलम क्या होता है। अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन आगे कह क्या रहा है। ये तो आव्यूह दे दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ पे तो सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है, वो हम आपको समझा देंगे किस तरीके से आया है। क्वेश्चन में ये नीचे 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला दे रखा है आव्यूह की कोटि बताइए। ठीक है, पूरा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिखा है, बता देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन यही है, ये पूरा आव्यूह दे रखा है और नीचे यहाँ पर क्वेश्चन पहला है हमारा इसका, आव्यूह की कोटि बतानी। और कोटि का हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये जो पिछला वाला क्लास था उसका। यहाँ पर ये देखिए आव्यूह की कोटि आप कैसे निकालते थे, पंक्ति और कॉलम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते थे और क्या निकल जाएगी, हमारी कोटि निकल जाएगी आव्यूह की। और क्या आप किससे याद रखते हैं, RC से। यानी अगर कभी भी कोटि निकालने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे, RC। R का मतलब क्या है हमारा, रो, यानी कि रो पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या है C फॉर क्या है, कॉलम, और आपस में इनकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और आपकी क्या निकल आएगी, कोटि निकल आएगी। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा क्या है। अब यहाँ पर देखिए क्या हमने बताया आपको, कोटि निकालनी है। तो कोटि का फॉर्मूला पहले R यानी कि रो और उसके बाद कॉलम। अब देखिए यहाँ पर रो कितनी है, पहले आपको काउंट करनी पड़ेगी। कितनी है, ये पहली रो है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। तो मैंने R की जगह पर क्या लिख दिया, 3। तो आप चाहे यहाँ पर एक फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, यहाँ पर पंक्ति और यहाँ पर गुणे में क्या लिखेंगे, स्तंभ लिखेंगे। उसके बाद आपको ये वाली लाइन लिख देनी है, पंक्ति के नीचे आप क्या लिखेंगे, 3। अब देखते हैं स्तंभ यानी कि कॉलम कितने हैं। तो देखिए 1 2 3 और ये 4, यानी कि कितने कॉलम है, 4 कॉलम है। तो देखिए स्तंभ की जगह पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगी, आव्यूह की कोटि हो जाएगी। यानी इस आव्यूह की कोटि क्या है, 3 क्रॉस 4। कितनी है, 3 क्रॉस 4। इसका मतलब क्या है, 3 रो है और 4 कॉलम है। अब उसके बाद बात करेगा ये अवयवों की संख्या बताइए। यानी जो ये आपको आव्यूह दे रखा है इसका आपको क्या बनाना है, अवयव। अवयव को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलेंगे, एलिमेंट। अगर इसमें एलिमेंट नंबर कितना है तो आपको बताना होगा। तो आप क्या करेंगे, जब भी अवयवों की संख्या पूछी जाए तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये। जितने भी यहाँ पर एलिमेंट दे रखे हैं आपको क्या करना है, उनको काउंट कर लेना है, यानी कि गिन लेना है। तो यहाँ पर गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हैं, 12 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, ये इसका आंसर है। और आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, जो कोटि आई है उसके आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 4 कितना होता है, 12। तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन दे रखा है आव्यूह A13 A21 A33 A24 और A23 की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी कि इनके मान बताने कि A13 का मान कितना है, A21 का मान कितना है, A33 का मान कितना है, A24 का मान कितना है और A23 का मान कितना है। तो ये भी बहुत ज्यादा आसान है, कब, जब आपको कोटि पता है। तो मैंने आपको बता दिया है कोटि क्या होती है, पहले पंक्ति होगी और दूसरा स्तंभ होगा। ठीक है, तो इसका A13 यहाँ पर लिखा हुआ है ना, A13 बता देते हैं, ये जैसे लिखा हुआ है A13। तो A13 का मतलब यहाँ पर क्या है, ये जो 1 लिखा है, 1 का मतलब क्या है, ये हमारी है पंक्ति दे रखी है। और 3 का मतलब है ये दे रखा है हमको, स्तंभ दे रखा है। यानी कि पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ वही हमारा क्या कहलाएगा, A13। इसका कहने का मतलब है कि ये जो ये हमें दे रखा है नंबर, इसका मतलब है ये डिनोट कर रहा है पहली पंक्ति को और तीसरे स्तंभ को। तो ये जो हमारा एलिमेंट जो भी हमारा होगा वो कहां पर होगा, पहली पंक्ति में तीसरे स्तंभ। तो देख रहे हैं पहली पंक्ति में कौन सा है, देखिए ये हो गई हमारी पहली पंक्ति। क्या हो गई, पहली पंक्ति होगी। और तीसरे स्तंभ की बात करें तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा स्तंभ। और तीसरा स्तंभ में देखिए सबसे ऊपर क्या है, 19 है। यानी पहली रो, आपको पहली रो में देखना है, ये नहीं आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ देख रहे हैं, साफ साफ लिखा है 1 3। तो क्या करना है आपको, पहली पंक्ति याद रखनी है, पहली पंक्ति में तीसरा स्तंभ। तो यहाँ पर A13 का मान कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। देखिए कितना ज्यादा आसान है अगर आपने रो और कॉलम को समझ लिया है तो। अब देखिए नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी आगे कई सारे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, इसके थ्रू आप समझ सकते हैं। अगला हमको क्या दे रखा है, A21। अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी आगे काफी सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें यही वैल्यू निकालनी होगी, तो आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। तो अब क्या है, A21 की वैल्यू यहाँ पर आपको निकाल कर दिखाते हैं। क्या दे रखा है, A21। अब क्या है यहाँ पर आपको ये चीज याद रखनी है अच्छे से कि जो पहला वाला यहाँ पर दे रखा है ये क्या होगी, हमारी रो होगी। रो का मतलब पंक्ति, ठीक है। और दूसरा वाला क्या होगा, कॉलम। आप इसको याद रखें, RC 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 RC, इसको रिपीट करते रहे, RC RC RC। फिर सोचे R क्या है, C क्या है। R फॉर रो, रो को क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। जो भी हमारा पहला लिखा होगा नंबर वो क्या होगा, पंक्ति दे रखी होगी। दूसरा C क्या होता है, कॉलम यानी कि स्तंभ। और जिसको जो दोबारा हमारा लिखा होगा संख्या वो क्या कहलाएगा, हमारा स्तंभ की संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है,
A21 लिखा है। A21 का मतलब क्या है, जो एलिमेंट है इस आव्यूह में वो आप कैसे ढूंढेंगे, वो इसके थ्रू ढूंढ सकते हैं 21 के थ्रू। तो क्या है A21, 2 क्या है हमारी पंक्ति, यानी कि जो दूसरी पंक्ति, आप देखिए आपको आव्यूह में ढूंढनी पड़ेगी दूसरी पंक्ति। दूसरी पंक्ति क्या है, जो लेटी वाली लाइन है 1, ये पहली वाली थी, ये क्या है दूसरी वाली। तो दूसरी वाली लाइन में पहला वाला कॉलम जो है दूसरी लाइन, और ये है पहला कॉलम, ठीक है। तो पहले कॉलम में दूसरी लाइन में ये क्या है 35, तो A21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35। नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, एक बार हम आपको यहाँ पर बना के दिखा देते हैं एक आव्यूह। ये दे रखा है, पहले तो आपको दूसरी पंक्ति लिख लेनी है, ये मैंने लिख लिया यहाँ पर दूसरी पंक्ति को, दे रखा है यहाँ पर 35 माइनस का 2 और ये देखा है 5/2, ठीक है। अब क्या है इसमें, ये तो मैंने दूसरी पंक्ति लिख ली, ये क्या है पूरी हमारी R2 है, क्या है R2। अब इसमें पहला स्तंभ कौन सा होगा, यही वाला तो भाई पहला स्तंभ होगा जिसको हम C1 भी कहते हैं। तो इसमें C1 में आपको वैल्यू किसकी लिखनी है R2 वाले की, यानी कि ये कितने आ जाएगी 35। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अब उसके बाद देखिए नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, इसके बाद देखिए आपको धीरे धीरे देखिए, कोई भी चीज है अचानक तो समझ में आती नहीं है, क्या होता है धीरे धीरे समझ में आता है। तो नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, काफी सारे क्वेश्चन है, आ ही जाएगा समझ में। अब क्या A31, अब चलिए A31 निकालते हैं। A31 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, A31 नहीं है, A33 है। A33 का मतलब क्या, तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ जो है, यानी जो तीसरी ही पंक्ति होगी और तीसरा स्तंभ होगा। तो देखिए तीसरी पंक्ति कौन सी है, ये वाली है, ये जो लास्ट वाली है ये क्या है तीसरी पंक्ति है। और तीसरा स्तंभ 1 2 और ये 3, यानी ये तीसरा वाला स्तंभ है। तो इसमें आपको इस वाली रो में देखना है और इसका स्तंभ देखना है। तो इसमें कौन सा ये वाला आ जाएगा कॉमन, माइनस का 5 आएगा ना। तो इसमें क्या हो जाएगा 33 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 5। इसी टाइप से देखिए मैंने और भी लिख रखे हैं यहाँ पर। अब ये देखिए अगला दे रखा है A24। अब मैं आपको इसी में समझा देती हूँ, आपको आई होप थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा होगा, पूरा नहीं थोड़ा बहुत तो आ रहा होगा। इसमें क्या है 24, तो 24 का मतलब क्या है दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। तो देखिए यहाँ पर दूसरी पंक्ति आपकी क्या हो जाएगी, ये वाली दूसरी पंक्ति हो जाएगी, ठीक है। ये वाली क्या हो जाएगी दूसरी पंक्ति, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है R2 का मतलब दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ यानी कि ये वाला, ठीक है। तो दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ यानी कि ये वाला एलिमेंट आ जाएगा 12, यानी A24 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 12 आ जाएगी, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट बचा है A23 का मतलब दूसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम। तो देखिए दूसरी पंक्ति यही वाली है हमारी और तीसरा कॉलम यानी कि ये वाला तीसरा कॉलम, और इसमें क्या आ रहा है ये आ रहा है ना। तो 5/2 ये क्या हो जाएगी हमारी वैल्यू, सॉरी यहाँ पर 5/2 किसकी वैल्यू हो जाएगी 2 3 की हो जाएगी। तो देखिए 2 3 की वैल्यू लिखी हुई है 5/2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें आपको यही चीज, केवल यही चीज याद रखनी है, रो और कॉलम विशेष करके ध्यान दीजिए रो और कॉलम पे, रो क्या होती है कॉलम क्या होती है। इस टाइप के आप क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो पहला क्वेश्चन है तो आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। कोटि कैसे निकाली, फिर से रिपीट कर देते हैं। कोटि आपने निकाली रो और सी, RC से आप याद रख सकते हैं। पहले पंक्ति की वैल्यू लिखनी, नंबर लिखना है, उसके बाद आपको क्या करना है कॉलम लिख लेना है और बीच में क्या करना है मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है। उसके बाद अगर अवयवों की संख्या कहा जाए तो जितने भी एलिमेंट्स है या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आपने जो कोटि निकाली है उसकी आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके अवयव निकल आएंगे। उसके बाद इस तरीके से अगर कोई भी अवयव दे रखा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पर 1 3 रखा है यानी कि पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम, इस दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, इस तरीके से आप जो सबकी वैल्यू है वो भी आप अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। काफी ज्यादा ये आसान सवाल होते हैं, ये इस टाइप के आपके एग्जाम में तो नहीं आएंगे, इसके बाद जो हम आपको बता देंगे जिस टाइप के इसमें एग्जाम में आते ही आते क्वेश्चन है वो आपको आगे बता दूंगी, ठीक है। तो इसमें कॉमन सी चीज कोटि है वो आपको याद रहना चाहिए कि कोटि क्या होती है, पंक्ति और कॉलम की, यानी पंक्ति और स्तंभ के आपस में गुणा करने पर आपको कोटि प्राप्त हो जाती है। अब देखिए इसे अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हो, 24 अवयव का मतलब जो पूरा आव्यूह होगा उसमें 24 एलिमेंट्स होने चाहिए, तो उसकी संभव कोटियां बतानी। कोटियां का मतलब जो भी मैंने आपको बताया था पंक्ति और रो के आपस में गुणा करते हैं, यानी आपको वही कोटियां बतानी कि कितनी हो सकती हैं, ठीक है। और इसमें आगे दे रखा है कि यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी, यानी इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहले आपको बताना होगा 24 अवयव होने पर कोटियां कितनी है, और उसके बाद आपको बताना होगा अगर 13 अवयव हो तब कोटियां, यानी पहले आपको 24 वाले अवयव के लिए बतानी है कोटियां और उसके बाद 13 अवयव के लिए आपको कोटियां बतानी है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, एक ही में नहीं है, आपको अच्छे से समझा देते हैं। अब देखिए 24 अवयव है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये। 24 अवयवों की संभव कोटियां, या आप इसको क्रम भी कह सकते हैं, कोटियों को हम क्रम भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इसलिए इसमें पंक्ति और जो स्तंभ है उसी का हम क्रम बताते हैं, इसलिए हम इसको कोटियों को क्रम भी कह सकते हैं। अब क्या है इसमें क्या होगा, मैंने मान लिया यहाँ पर यानी 24 अवयव दे रखे हैं, आप इसको इस तरीके से अगर सरल भाषा में बोले हम तो 24 अवयव की अगर आपको कोटियां बनानी है तो सिंपली आप क्या कीजिए, जितने भी आपके टेबल है उसमें अगर 24 आ रहा है तो बस वही उसकी कोटी हो जाएगी। आप इससे भी आप अच्छे से मतलब अगर समझना चाहते हैं तो इसके थ्रू भी समझ सकते हैं। तो जैसे क्या है, सबसे पहले एक के पहाड़े पे भी 24 आता है तो 1 × 24। अब 1 × 24 का मतलब क्या है, हमने आपको कोटी निकालने का तरीका क्या बताया, पहले R उसके बाद C और बीच से मल्टीप्लाई, यानी पहली पंक्ति का जो 24वां स्तंभ है वह हमारा क्या होगा, उसमें 24 अवयवों में इसकी क्रम क्या हो जाएगा 1 × 24। अब क्या है इसका उल्टा कर दे, मान लिया 24वां हमारी रो है और कॉलम कौन सा फर्स्ट है, तो यानी जो भी टेबल आप पढ़ रहे हैं उसमें अगर 24 आ रहा है तो उसको दोनों तरीकों से लिख दीजिए। पहला तरीका मैंने लिख दिया 1 × 24 और दूसरा लिख दिया 24 × 1। अब देखिए आएगा तो दोनों से 24 ही, एक 24वां भी 24 होता है, 24 से कम भी 24 होता है। अब अगर बात करें तो 24 आता है हमारे 3 के टेबल में भी, तो 3 अट्ठे क्या हो जाएगा 24 नहीं 30। अब 3 अट्ठे आपको देखिए जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं इस तरीके से आप किसी को बोलेंगे नहीं, एक तरीका हमने आपको बता दिया, आप इस तरीके से सोच सकते हैं, ठीक है। तो सोचने से तो किसी ने रोका नहीं, आप किसी भी तरीके से सोच सकते हैं, एक तरीका बता दिया। अगर आपसे कोई पूछे ये 3 × 8 क्यों लिखा है तो आप कहेंगे ये तीसरी पंक्ति है और 8वां स्तंभ है, और क्योंकि इसमें तीसरी स्तंभ यहाँ पे हमने 3 और 8 ही क्यों लिया है, क्योंकि इसलिए इसमें जो अवयव है वो कितने 24 है, और 24 अवयव होने के लिए यहाँ पे 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24, यानी कोटि जो है वो 24 ही आनी चाहिए। तो कितने हम यहाँ पर क्या ले लिया है, रो में मैंने ले लिया है 3 और स्तंभ में ले लिया है 8, तो इससे क्या होगा हमारा जो अवयव
अवयव जो 24 है वो आ सकता है, ठीक है। अब उसके बाद इसको मैंने उल्टा कर दिया, 8 क्रॉस 3 लिख लिया, यानी 8 क्रॉस 3 में क्या हो जाएगा, 8वीं पंक्ति और तीसरा कॉलम। उसके बाद 4 छंग 24 होता है, तो आप ये याद रखें। अब फिर क्या किया, इसका उल्टा कर दिया, 6 चौक भी 24 होता है। उसके बाद 12 दूनी भी 24 होता है, और 2 12 की आप गुणा करेंगे तब भी 24 आएगा। तो अगर बात करें कि संभव कोटियां, संभव का मतलब क्या है, यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है वो आपको बतानी है कि कितनी कोटियां हो सकती हैं। फिलहाल तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कुल मिलाकर 8 है कोटियां यहाँ पर। 8 के अलावा आप देखिए 24 जो है वो और किसी पहाड़े में आएगा ही नहीं, तो क्या है, यानी इतनी ही हो सकती है संभव, इससे ज्यादा नहीं हो सकती हैं। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है 13 अवयव के लिए, तो 13 अवयव के लिए भी निकाल लेंगे, बहुत ज्यादा। अब क्या 13 अवयव है ना, तो यहाँ पर हम आपको लिखकर दिखा दें, 13 अवयव हैं, तो 13 अवयव के लिए तो बहुत ज्यादा आसान है। 13 केवल एक ही पहाड़े में आता है, या तो वो खुद के पहाड़े में आएगा और या तो एक के पहाड़े में आएगा। तो इसका मतलब क्या, आप इसको 1 क्रॉस 13 भी लिख सकते हैं या 13 क्रॉस 1 भी लिख सकते हैं, बस यही इसकी संभव कोटि हो जाएगी। दो ही तरीकों से इसको लिखा जा सकता है, इसके अलावा किसी तरीके से नहीं लिखा जा सकता है। अब माय फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर, जैसे कि हमने आपको बताया 13 के संभव अवयव का जो 13 अवयव यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है, इसकी संभव कोटियां क्या हो जाएंगी, केवल दो ही तरीकों से लिखा जा सकता है, या तो 1 into 13 या 13 into 1, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में अब तो आ गया होगा कि कोटियां आप किस तरीके से निकालेंगे। अब बात आती है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, बस क्या है, यहाँ पर डिजिट चेंज कर दी गई है। क्या कह दिया गया है, अगर 18 मतलब आव्यूह है और उसमें 18 अवयव है, यहाँ पर आव्यूह नहीं होगा, यहाँ पर अवयव होगा, थोड़ी सी मिस्टेक्स है तो आप इसको ठीक कर ले, ठीक है। तो अगर कोई भी आव्यूह दे रखा है और उसमें 18 अवयव हो तो इसकी कोटियां बताइए। फिर उसके बाद आपको बताना होगा अगर 5 अवयव हो तो आपको कोटियां बतानी होगी। तो बहुत ज्यादा आसान है, 18 अवयव है तो 18 यानी किस किस टेबल में आता है, या तो देखो एक तो उसी के टेबल में आएगा 18, और या तो एक टेबल में आएगा। देखिए एक के टेबल में तो सब कुछ आ जाता है ना, तो आप पहला तो ये लिख लेंगे 1 into 18 और दूसरा 18 into 1। अब उसके बाद 2 के टेबल में आता है 9 बार में 2 into 9, इसको उल्टा कर देंगे 9 into 2। उसके बाद यहाँ पर 3 के टेबल में 6 बार में आता है तो 3 into 6 और 6 into 3 इसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो केवल 18 भैया, तो 18 जो है वो केवल इतने ही टेबल में आ सकता है और किसी टेबल में नहीं आता है, यानी कि इसकी संभव कोटियां केवल इतनी ही होंगी। उसके बाद 5 अवयव है तो आपको कोटियां बतानी, तो 5 का भी वही फंडा है जो 13 का था, यानी कि जो 5 है वो खुद के टेबल में आता है और केवल एक के टेबल में आएगा, इसके अलावा 5 और किसी भी टेबल में नहीं आता है। तो 5 के केवल 2 ही कोटियां हो जाएंगी, एक तो 1 क्रॉस 5 और दूसरी क्या हो जाएगी, 5 क्रॉस 1 हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको इतने क्वेश्चन जो मैंने आपको 3 तक लगवा दिए हैं, 1 2 3, वो आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके अगले क्लास में जो है इसकी जो 4 से स्टार्ट जो क्वेश्चन है वो भी समझा दूंगी अच्छे से। ऐसे ही धीरे धीरे हमारा जो चैप्टर है वो अच्छे से चलता जाएगा और आप अपने नोट्स को भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा कराएंगे लेकिन ऐसा कराएंगे जो आपके समझ में आए। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपकी दिक्कत को पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो हमने पूरी कोशिश करी है आपको समझाने की। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे फिर मिलते हैं ऐसे ही क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।